जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल क्रेजी गर्ल्स पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सीटेट मैथ पेपर फर्स्ट 2022 के जितने बचे हुए जितने भी शिफ्ट के 7 जनवरी तक मैंने करवा दिया था। इसके बाद जितने भी शिफ्ट के बचे हुए पेपर हैं उसका मैं कंप्लीट एनालिसिस या कह लीजिए मैराथन क्लास लेकर आया हूँ। इस मैराथन क्लास में आप लोग का स्वागत है। लगभग 25-30 क्वेश्चन होंगे। इतने में आपका सीटेट पेपर फर्स्ट का मैथ एकदम क्लियर हो जाएगा। पेपर फर्स्ट मैथ क्लियर हो जाएगा। अब 2022 का भी पूरा कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आया था, कैसा आया था, इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे इसी के साथ। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के आलेखी निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इनमें से जो ऑप्शन 4 दिए गए हैं इनमें से कौन सा आलेखी निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? चित्र आलेख, पाई चार्ट, औसत, आयत चित्र। तो आलेखी निरूपण के लिए चित्र आलेख का यूज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ बना दिया जाता है चित्र, ठीक ऐसे ऐसे करके इस प्रकार से दिया रहता है। और पाई चार्ट वृत्त का ये वाला जो होता है ऐसे दिया रहता है, आंकड़े इसमें निरूपित रहते हैं। आयत चार्ट ऐसे बनता है, आयत चार्ट। ठीक है, ये सब क्या है? आलेखी निरूपण का एक तरीका है। लेकिन औसत क्या है? आलेखी निरूपण का तरीका आलेखी निरूपण में प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, औसत किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? चित्रालेख, पाई चार्ट और आयत चित्र के द्वारा ही औसत का प्रयोग होता है, लेकिन डायरेक्ट इसका प्रयोग नहीं होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित आंकड़ों के लिए आलेखी निरूपण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका नहीं किया जाता है? औसत का नहीं किया जाता है। तो ये राइट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, श्यामा के पास एक आयताकार कागज था जिसकी लंबाई 16 सेमी और चौड़ाई 18 सेमी थी। फिर उसने कागज को मोड़कर एक वर्ग में बदल दिया। रैखिक सममिति की संख्या मोड़ने के बाद में क्या बदलाव होगा? तो हमको यहाँ तक कोई मतलब नहीं था। बस क्या किससे मतलब था कि आयताकार कागज था, उसको मोड़कर वर्ग में बदला गया है। मेन मतलब किससे? सममिति की संख्या से। सममिति क्या होता है? सममिति उसे कहते हैं जो किसी भी चित्र या फिगर को या किसी भी चीज को दो समान भागों में बांट सके बराबर बराबर, उसे क्या कहते हैं? सममित रेखा कहते हैं। ठीक, तो आयत था, तो आयत को सममित रेखा कितने भागों में बांटता है? मान लीजिए आयत है तो दो बराबर भागों में, एक तो ऐसे बांटेगा एक रेखा और एक रेखा ऐसे बांटेगा। ठीक है, तो इसमें दो ही रेखा बांटते हैं आयत में। ठीक, अब हमको बोला है वर्ग में, तो आयत में कितने होते हैं? दो सममित रेखाएं होती हैं। वर्ग में ये वर्ग है। ठीक, एक ऐसे बांटेगा वर्ग में, देखिए ए बराबर इसके है। फिर ऐसे करेंगे तो ए बराबर इसके है। फिर इसका हम ऐसे भी बांट सकते हैं, ऐसे भी बांट सकते हैं। तो इसको हम चार बराबर सममित रेखाओं से बांटते हैं। ठीक है, पहला रेखा, दूसरा रेखा, तीसरा रेखा और चौथा रेखा। हो गया ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार रेखा मतलब चार सममित रेखा से हम क्या करते हैं? वर्ग को बांट सकते हैं बराबर भागों में। चार सममित रेखाएं, तो आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? दो। वर्ग में चार। तो इसी के अनुसार हमको ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। रैखिक सममितिक संख्या एक बढ़ जाएगी। गलत, कितना बढ़ा है इसमें? दो की वृद्धि हुई है। आयत से वर्ग जाने में दो की वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी, रैखिक सममितिक संख्या एक घट जाएगी, ये भी गलत। रैखिक सममितिक संख्या दो बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे दो बढ़ा था, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट हो ठीक, रैखिक सममिति की संख्या दो घट जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रैखिक सममितीय संख्या 2 बढ़ जाएगी। ठीक, डायरेक्ट याद रख लीजिए कि आयत में कितने सममितीय संख्या होती हैं? 2, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज, और वर्ग में 4 सममित रेखाएं होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सममित का क्वेश्चन आपको अक्षर देकर भी पूछ लेगा कि इसमें से जो कितनी सममित रेखाएं बन रही हैं, ऊर्ध्वाधर बन रहा है कि क्षैतिज बन रहा है, ऐसे भी पूछ सकता है। मैंने इसका क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन इसके पहले करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3, राधा के पास एक आयताकार कार्ड है जिसकी लंबाई 20 सेमी और चौड़ाई 10 सेमी है। रेणु के पास एक वर्गाकार कार्ड है जिसकी भुजा 15 सेमी। दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, आयत का परिमाप, वर्ग का परिमाप निकाल कर अंतर ज्ञात कर लेंगे। तो आयताकार कार्ड का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई, इसका अंतर भुजा का परिमाप, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू भुजा या भुजा गुणे 4। ठीक है, 2 लंबाई कितना दिया है? 20, चौड़ाई 10, माइनस 4 गुणे 15। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 10 30 60, 30 दूनी 60, 15 चौका 60, अंतर कितना आया? 0। तो दोनों कार्डों के परिमापों का अंतर क्या है? 0 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या कर लिए, इसको ऐसे निकाल लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल आते हैं पेपर 1 में, बस खाली आपको क्लियर करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए। हमको बताना है कि जो सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल में कौन कौन सा भाग होता है, हमको ये बताना है। त्रिज्या होती है, त्रिज्या, इसको त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या होती है। ठीक, अब त्रिज्या, दो त्रिज्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? व्यास। तो व्यास भी होता है डी। ठीक, कोण होता है, कोण होता है केंद्र, केंद्र यहाँ पे होता है, यहाँ पे दो त्रिज्याएं मिलती हैं। ठीक है, जिससे जिस बिंदु से एक वृत्त बनता है वो भी केंद्र होता है। व्यास होता है, परिधि, परिधि इसको कहते हैं। ठीक है, परिधि हो गया। क्या क्या होता है अब देखते हैं। त्रिज्या होता है, कोण नहीं, केंद्र होता है, व्यास होता है, कोण नहीं इसमें होता है। ठीक, ऑप्शन बी में परिधि होता है, भुजा, भुजा भी नहीं होता है इसमें। ऑप्शन सी त्रिज्या, जीवा, परिमाप, भुजा, भुजा नहीं होता है, जीवा और परिमाप तो होता है जिसको परिधि कहते हैं। ऑप्शन डी परिधि, केंद्र, त्रिज्या और व्यास, ये चारों क्या होते हैं? वृत्त के भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी चलती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? 1 घंटा में कितना? 1 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 घंटा में कितना जाती है? 16 किलोमीटर। तो 210 मिनट में हम क्या करेंगे? 210 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, या हम घंटे को ही मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो घंटे को हम सबसे सिंपल यही है कि घंटे को मिनट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो 60 मिनट में, 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में कितना दूरी? 16 किलोमीटर, इसलिए 1 मिनट में कितना जाएगी? तो 16/60 कर देंगे। अब इसलिए 210 मिनट में 16/60 गुणे 210, 0 से 0, 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 8 16, 8 सत्ते 56 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 16 किलोमीटर, तो 210 मिनट में कितना जाएगी? 56 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल था, हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला, बंसी प्रतिदिन लगभग 3 घंटे अखबार पढ़ती है। आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया। उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा, हमको ये बताना है। अब कह रहा है बंसी प्रतिदिन कितना अखबार पढ़ती है? 3 घंटा। ठीक, 3 घंटे अखबार पढ़ती है। तो अब आज उसने 2 घंटे 55 मिनट में अखबार पढ़ना पूरा किया, उसने कितने सेकंड अखबार पढ़ा, हमको ये बताना है।
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है हम ये ज्ञात कर लेंगे। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है। और 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड, क्योंकि हमको सेकेंड में बताना ना, 3600 सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पे हमको 3 घंटा से नहीं मतलब है, हमको इससे मतलब है 2 घंटा 55 मिनट अखबार पढ़ना पूरा किया है, तो उसने कितने सेकेंड अखबार पढ़ा हमको ये बताना है। ठीक। तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, हम 3600 में 2 का गुणा कर देंगे, 36×2 = 7200 सेकेंड। अब 55 मिनट बचा है, तो 55 मिनट का हम क्या करेंगे, चाहे तो हम क्या 3600 में से 5 मिनट का माइनस कर दें, 300, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक। या हम डायरेक्ट 55 में 60 का गुणा कर दें, 6×25 = 6×25 = 3300 सेकेंड। हम जोड़ देंगे अब 7200 33 सेकेंड को जोड़ देंगे, 0 0 3 2 5 7 3 10, आया कितना 10,500 सेकेंड। कितना आया 10,500 सेकेंड। तो उसने कितने सेकेंड अखबार पढ़ा, 10,500 सेकेंड अखबार पढ़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कुछ था नहीं, बस क्या करना था 2 घंटे 55 मिनट को सेकेंड में बदलना था। ठीक। तो हमको पता है कि 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकेंड होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इसी के अनुसार हम क्या कर लिए, बदल लिए। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन बताना है। पूर्ण घन, तो देखते हैं ऑप्शन है 25, ये क्या है स्क्वायर, पूर्ण वर्ग है। ये क्या है स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है। 36, ये भी क्या है पूर्ण वर्ग है। 64, ये भी क्या है पूर्ण वर्ग है। 81, ये भी क्या है पूर्ण वर्ग है। अब बताइए, सारे के सारे पूर्ण वर्ग है, तो इसी चारों में से एक घन भी है, एक घन पूर्ण घन है। तो कौन सा है, 81, 81 नहीं हो सकता है ना, देखो हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ। 21 का है, 3 का हम देखते हैं, 3 का घन, 3 × 3 × 3, 3 का 9 27। तो ये क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक। 64 को चेक कर लेते हैं, 4 × 4 × 4, 4 चौका 16 चौक 64। तो घन कौन सा है इसमें से 64 है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर शायद 8 है। कार्तिक रात में 10 बजे सोकर सुबह 6 बजे उठता है। वह दिन का 1/8 भाग खेलने और 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करता है, हमको ये बताना है। तो यहाँ पे एक क्लू छिपा है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक सोता है, तो कितने घंटे सोता है भैया, 8 घंटे सोता है। 24 में 8 घंटे सोता है, तो कितना भाग सोता है, तो हमको 3 ठो लेना है। आप देखो सोने में कितना भाग व्यतीत कर रहा है, सोने में कितना भाग व्यतीत कर रहा है, तो व्यतीत भाग बराबर 24 घंटा में 8 घंटा सो रहा है, काट देंगे। मतलब पूरे दिन का 1/3 भाग क्या कर रहा है, सोने में व्यतीत कर रहा है। ठीक। और 1/8 भाग खेलने में, 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत कर रहा है। तो वह दिन का कितना भाग अन्य गतिविधियों में व्यतीत करेगा, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे पहले, 1/3 सोने में, प्लस 1/8 भाग खेलने में, प्लस 1/6 भाग पढ़ने में व्यतीत करता है। ठीक। ये तरीका एक है, एक दूसरे तरीके से बता देंगे अभी। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ठीक। 3 8 24, 8 3 24, 6 6 24, 8 4 12 3 15/24। ठीक है। इतना हो गया। 15/24 भाग क्या कर रहा है, अन्य काम में व्यतीत कर रहा है। ठीक। मतलब कि खेलने में 24 में से 15 क्या कर रहा है, सोने में 15 घंटे, मान लीजिए 24 घंटे है
24 में से 15 घंटे क्या कर रहा है? सोने में, खेलने में, पढ़ने में व्यतीत कर रहा है। तो कितने घंटे अन्य गतिविधि में कर रहा है? तो 24 में 15 गया, कितना बचा? 9 घंटे क्या कर रहा है? अन्य गतिविधियों में व्यतीत कर रहा है। ठीक, मतलब 24 घंटे में से 9 घंटे अन्य गतिविधियों में व्यतीत कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन कर लेते हैं। 3 त्रिका 9, 3 अट्ठे 24। ठीक, तो इसका फ्रैक्शन क्या आया? 3/8 आया। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3/8। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का 4/5वां और 5/7वां भाग है। दोनों चोटियों की लंबाई का योग कितना है? हमको ये बताना है। ठीक है, कह रहा है रुसदा और रेखा की चोटियों की लंबाई 1 मीटर का 4/5वां भाग और 5/7वां भाग है। उन दोनों चोटियों की लंबाई बताना है। तो हमको पता चलना चाहिए कि वो किसका भाग है। 4/5वां भाग है और 5/7वां भाग है। ठीक है, तो हमको एक टोटल पता होना चाहिए कि किस वैल्यू का ये सब 4/5 भाग है और 5/7 भाग है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम ले लेंगे। 7×5 35, इनका एलसीएम कितना हो गया? 7×5 35, तो 35 से दोनों में गुणा कर देंगे। हमको पता चल जाएगा कि 35 का कितना भाग 4/5 भाग है और 35 का कितना भाग 5/7 भाग है। काट देंगे, 5 7 35, 7 चौक 28, मतलब 35 में 28 भाग रुसदा की लंबाई है, चोटी की लंबाई है। 7×5 35, 5×5 25। ठीक, अब कितना हो गया? 28 और 25। हमको क्या पूछा है? दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग है। ठीक, हमको दोनों चोटियों की लंबाइयों का योग बताना है। तो हम क्या करेंगे, अब योग कर देंगे। 28 + 25, ठीक है, कितना हो जाएगा? 53। मतलब 35 में दोनों चोटियों का योग कितना है? 53। यही चीज़ है, 35 में 53। तो इसका अब क्या कर दें, भाग दे देंगे 35 का। 35 से कम 35, फिर 18 बार हो जाएगा। 1 सही 18/35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये था लगाने का। ठीक है, और एक तरीका क्या है, हम डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं। ठीक, डायरेक्ट क्या जोड़ देते हैं? 4/5 + 5/7, 7×5 35, 7 चौक 28, 5×5 25, कितना हो गया? 53/35। अब इसका हम 35 का 53 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 1 सही 18/35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल तरीका यही अपनाइए। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है। 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10 का मान क्या होगा यदि पदों की संख्या सम है? यदि पदों की संख्या सम है तो हम सम करके पहले देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक सम संख्या है। ठीक है, यहाँ तक कितना है? सम संख्या है। 10 - 10 + 10 - 10 + 10 - 10। ठीक, अब काट कर देख लेते हैं। A10 इससे गया, A10 इससे गया, A10 इससे गया। अगर सम रहेगा तो क्या बचेगा? वैल्यू 0 बचेगी, कितना भी ले लीजिए। अब तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0। एफ क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं विषम रहता तो क्या बचता? -10 का +10 आता, तो ये +10 क्या इसका राइट आंसर होता विषम होने पर। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न क्षेत्रों में किसानों की एक दिन की मजदूरी नीचे दी गई है। गांव और एक दिन की मजदूरी दी गई है। इसी के अनुसार हमको क्या करना है? क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, ये गांव है ABCD और इधर मजदूरी दिया गया है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जगत गांव A में 105 दिन काम करता है और रेणु C गांव में 180 दिन काम करती है। कौन ज़्यादा रुपए कमाता है और कितने?
तो हम क्या करेंगे, ए गांव में 185 रुपया एक दिन का मिलता है और ए गांव में जगत 105 दिन काम करता है। तो 105 दिन का कितना रुपया हो जाएगा 185 के हिसाब से, 185 के हिसाब से कितना रुपया हो जाएगा, इसका गुणा कर लेंगे, 185 गुणे 105, ठीक है। 5 पचे 25, 5 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 एकम 5 9, ठीक, 0 0 0, 5 8 1, 5 2 9 5 14, 8 1 9 1, कितना आया 19,425, 19,425। अब अगले वाले देख लेते हैं रेनू का, कि रेनू का कितना आता है। रेनू रेनू सी गांव में, सी गांव का कितना रुपया 93 रुपया, और कितने दिन काम करती है 180 दिन काम करती है, ठीक है। 93 180 दिन, ठीक। 18 तिया 54, हाथ से लगा 5, 18 नवा 162, 162 5 167, ठीक। एक जीरो लगा देंगे, कितना आया 16,740। तो 93 दिन का 180 दिन का 93 रुपये के हिसाब से कितना रुपया आया टोटल 16,740। अब इसके आगे क्या पूछा है, कौन ज़्यादा रुपए कमाता है। तो जगत क्या कमाता है, रेनू से ज़्यादा रुपए कमाता है, कितना घटा देते हैं, 5, 12 में 4 गया 8, और 13 में 7 गया 6, 8 में 6 गया 2, 2,685 रुपये अधिक कमाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, जगत वह रेनू से 2,685 रुपये ज़्यादा कमाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 ही हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 1 और 6 दशांश के बराबर है। 1 और 6 दशांश मतलब 6/10 के बराबर है। तो हम क्या कर देंगे 1.6 लिख देंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो 1.6 क्या है 1 और 6 दशांश के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में लिखे गए हैं। हमको बताना है इसमें से कौन सा आरोही क्रम में लिखा गया है, ठीक। तो सबसे पहले हम कोई भी ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई भी उठाकर हम उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शन को मैच करा देंगे, हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक। तो हम क्या करते हैं आरोही क्रम में पहले व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा 0.868, फिर 8.066, 8.0088। तो सबसे छोटा क्या है इसमें 0.866 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा 8.06 आएगा, 8.006 आएगा, ए वाला आएगा, ठीक है 8.006। अब इसके बाद क्या आएगा 8.06 आएगा, 8.06 आरोही क्रम में लिख रहे हैं तो 8.06 आएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा 8.066 आएगा, 8.066। फिर इसके बाद क्या आएगा 8.60 आएगा, 8.60 आया। फिर इसके बाद क्या आएगा 80.6। अब इसी के अनुसार हम क्या करेंगे ऑप्शन को मैच करा लेंगे, ठीक। तो पहला वाला गलत हो गया क्योंकि मैंने पहले से ही किया हूँ, पहले वाले से ही, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ तो सही था, इसके बाद इसके जगह पे ए आएगा तब ए आएगा, ठीक है। ऑप्शन भी देखते हैं 0.88 सही है, 8.006 ये भी सही है, 8.066, फिर 8.06, और इसके बाद क्या 8.60। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका ये जो बनाए हैं आरोही क्रम में किस में है
ऑप्शन सी में है। देखिए 0.866, 8.006, 8.06, 8.066, फिर 8.60 और 80.6। ठीक, तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या 2, 6, 7, 1, 3, 2, 9, 8, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो ए के स्थान पर अंक क्या होगा। ठीक है, ए के स्थान पर अंक क्या होगा, हमको ए बताना है। तो 11 की विशेषता के नियम क्या कहता है कि इनके जो सम और विषम संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, दोनों का अंतर 0 होना चाहिए। तो हम इसी के आधार पे हम करते हैं। ठीक, लिख लेते हैं पहले संख्या 2, 6, 7, 1, 3, 2, 9, 8। ठीक है, सम मान लेते हैं क्या, विषम पहला एक से शुरू करेंगे तो विषम होगा, एक के बाद 3, 3 के बाद ए। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आधार पे सम वाला लेके चलते हैं। ठीक, अब इनका योग कर लेते हैं। 7 2 9, 9 3 12, 12 9 21। ठीक, अब इसको जोड़ लेते हैं। 8 2 10 6, 16 प्लस ए, 16 प्लस ए। ठीक, तो क्या होना चाहिए, दोनों के बराबर होना चाहिए, तभी ना अंतर इसका 0 होगा। तो हम बराबर कर देते हैं। ठीक है, अब हमको ए का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, इधर 21 में 16 को घटा देंगे। 21 माइनस 16 बराबर ए। 16 5 21 होता है, आया कितना, 5। ए का वैल्यू क्या आया, 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर हम इसी अब जगह पे रख देते हैं तो 21 बराबर 21, इसका अंतर क्या है, 0 है ना। इसी के आधार पर हम चेक करते हैं 11 का विभाज्यता का नियम कि इनके सम और विषम संख्याओं के योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, ये विभाज्यता का नियम है। ऐसे ही विभाज्यता के नियम आपसे अनेकों प्रकार पूछ सकता है। यहाँ पे एक ही गैप दिया था, हो सकता है 2 दे दिया, मैं यहाँ पे ए कर दिया, इसको उड़ाकर 8 की जगह क्या कर दिया, बी कर दिया। ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरिए। पैटर्न क्या है, 1Z1, 4Y8, 9X7 और 25 भी 125। ठीक है, हमको क्या करना है, इसी के आधार पे पैटर्न बनाना है। यहाँ 7 नहीं रहेगा, यहाँ 27 रहेगा, 27 रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1Z1 हम मानेंगे ए का वैल्यू तो 1 होता है, फिर इसका जेड। अब एक का क्या किया है, स्क्वायर, स्क्वायर किया नहीं, घन किया है। ठीक है, इधर एक का स्क्वायर है ए की जगह पे। अब इधर बी वाला चल रहा है। बी किस पद पे होता है, 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब बी का उल्टा क्या होता है, वाई। ठीक है, अब इसी 2 का क्यूब इधर क्या होगा, 8। ठीक है, इसके आगे चलते हैं सी पर। सी का वैल्यू क्या होता है, 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। और सी का उल्टा क्या होता है, एक्स। और फिर 3 का क्यूब क्या होता है, 27। ठीक, इस प्रकार डी वाला चलेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, इधर क्योंकि यहाँ पे भी का उल्टा क्या होता है, ए होता है, इसलिए हमको इसी आधार पर चलना है। ठीक, जेड का उल्टा ए, वाई का उल्टा बी और एक्स का उल्टा सी होता है, इसलिए हम डी लिए हैं। डी का प्लेस वैल्यू कितना है, 4। 4 के स्क्वायर 16 और 4, डी का उल्टा डब्लू और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। ठीक, तो 16W 64 देखते हैं कि यहाँ पे है 16W 64। तो कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे है 16W 64। तो ये तरीका था आपका करने का। ठीक, अगर इसको चेक करेंगे तो ई का उल्टा क्या होता है, भी ई 5वें प्लेस पे होता है। 5 का वर्ग क्या है, 25 और 5 का क्यूब क्या है, 125। ठीक, तो हम इस प्रकार से किए हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप क्या है, 40 सेमी है। उसी तार को फिर से मोड़कर एक दूसरा आयत बनाया जाता है जिसकी लंबाई पहले से 1/3 भाग अधिक है और उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है। दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, हमको ये बताना है।
ठीक है, पहले आयत का परिमाप दिया है कितना, उसको निकाल लेते हैं पहली बात। तो पहले आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में एल प्लस बी होता है, ये आयत का परिमाप है। ठीक है, तो हम इसी के आधार पर लगाएंगे 2l प्लस बी बराबर 40। तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 20। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, दूसरा आयत बनाया था जिसकी लंबाई पहले से 1/3 भाग अधिक है और उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है। ठीक है, कह रहा है, अब मान लीजिए इधर लिखते हैं न्यू ओल्ड, इधर न्यू, इधर लंबाई, इधर इसका आयत की लंबाई चौड़ाई, नए आयत की लंबाई चौड़ाई और पुराने आयत की लंबाई चौड़ाई कितना है हमको ये देखना है। जिसकी लंबाई पहले से 1/3 भाग अधिक है, 1/3 भाग मतलब जब ये 3 था तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसकी लंबाई। ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है, आधी मतलब 1/2 है। उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है, मतलब जब ये 2 था तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक, अब क्षेत्रफल पहले नहीं, पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, एल प्लस बी के एक्चुअल मान निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एल का मान क्या है, यहाँ पे 2 है और बी का मान क्या है, 3 है, 3, एल का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू 2 हम यहाँ पे रख देंगे। हम इसको एक्स करके रखेंगे क्योंकि हमको एक्चुअल मान नहीं पता है। ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे 3x और 2x मान कर चलेंगे। 3x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 20। तो 5x बराबर 20, तो x का वैल्यू क्या आया, 4। अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे रख कर हम क्या करेंगे, दूसरे आयत का क्षेत्रफल बताना है, तो x का वैल्यू हम इसमें रख कर हम दूसरे आयत का क्षेत्रफल बता देंगे। ठीक है, तो हम 4x का वैल्यू निकालेंगे, 4x बराबर 4 गुणे 4 बराबर 16 और 1x बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणे 4 बराबर 4। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी मतलब 16 गुणे 4 बराबर 64। तो दूसरे आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 64 वर्ग सेमी। इसका राइट आंसर का ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ये आसान सा तरीका था निकालने का, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे परिमाप दिया था, परिमाप को अगर बाद में छेड़ोगे तब पर भी चलेगा। पहले हमने क्या किया, लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कर लिया कि पुराना लंबाई कितना था और नया लंबाई कितना है, पुराना चौड़ाई कितना था और नया नया चौड़ाई कितना है। ठीक, उसको ज्ञात करने के बाद मैंने उसका मान एक्चुअल मान निकाल लिया। ठीक है, एक्चुअल मान निकालने के बाद मैंने उसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इससे आप ओल्ड और न्यू दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णवी के पास 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की आधी। यदि उसके पास 20 के 7 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशियां हैं, हमको ये बताना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी के ज्ञात कर लेते हैं। यदि उसके पास 20 रुपये के 7 सिक्के हैं, ठीक, तो कितना होगा देखते हैं। 20 रुपये के 7 सिक्के, तो 7 को गुणा कर दें, कितना हो जाएगा टोटल, 140 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है, 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की आधी है। 10 के सिक्कों की आधी है, इसका मतलब क्या, 10 उसका दोगुना होगा। ठीक है, 10 दुगुना होगा ना, तो 20 के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 7, तो 10 के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगी, 14। तो 10 गुणे 14 तो कितना हो जाएगा, 140। अब आगे क्या कर रहा है, 5 की सिक्कों की संख्या 10 की सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। जब 10 की सिक्कों की संख्या कितना हो गई, 14, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 42। तो 5 गुणे 42, 2 पचे 10, 15 10 हो गया, 5 चौक 20, 20 1 21। हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे अब इसको, 0 4 4 8 1 9 और 2 2 4, 490 रुपया।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, 490 रुपया। पहले मैंने क्या किया, यहाँ से देखना चालू किया, क्योंकि क्वेश्चन में यही आपको एक्यूरेट वैल्यू दिया है यहाँ पे। इसके बाद तो आधा, 3 गुना ऐसे बोला है, ठीक। क्या कहा था पहले कि 20 रुपये के 7 सिक्के हैं, तो 20 रुपये के 7 सिक्के के हिसाब से 140 रुपया हो गया। आगे क्या करा है, 20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की आधी है, इसका मतलब कि 14 इसका दुगुना होगा तभी ना इसका आधा होगा 20 का सिक्का, ठीक। और आगे क्या कर रहा है, 5 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या 3 गुनी, तो 14 का 3 गुना कितना हो गया, 42। 14 का आधा 7, 14 का 3 गुना 42, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। घन एक ऐसी त्रियामी आकृति है जिसकी सभी सतहें एक जैसी हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति को इस समूह में रखा जा सकता है, ठीक। सतह मतलब इसका जो सरफेस है सब एक ही समान होना चाहिए, ठीक है, एक ही समान समरूप होना चाहिए, ठीक, सर्वांगसम जिसको कहते हैं, ठीक। तो किस में होता है, घनाभ। घनाभ कैसा होता है, आयताकार होता है। तो घनाभ में जो उसकी सतह होती हैं, आमने सामने वाला जो सतह होता है वो बराबर होते हैं, ठीक। मतलब कि ए इसके बराबर होगा और ए इसके बराबर होगा, ठीक। तो क्या चारों इसके बराबर हैं सतहें, एक जैसी हैं, नहीं ना, तो आयत नहीं हो सकता, मतलब घनाभ एकदम नहीं हो सकता, घनाभ नहीं हो सकता। त्रिभुज के प्रिज्म, त्रिभुज के प्रिज्म में भी क्या, जो इसके सतहें आपस में एक जैसी नहीं होती हैं, तो ये भी नहीं होगा। चतुष्फलक, चतुष्फलक का मतलब वर्ग। वर्ग में क्या होता है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो इसके सतह भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब इसका हम क्या निकालेंगे, 3D आकृति बनाएंगे, तो इनकी सतह क्या होंगी, आपस में एकदम बराबर होंगी, ठीक है। तो इनकी सतह आपस में बराबर होंगी, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। शंकु, शंकु ऐसे बनता है, तो इसमें क्या है, प्रत्येक सतह बराबर है आपस में, नहीं है। यही बोला था, घन एक ऐसी त्रियामी आकृति जिसकी सभी सतहें एक जैसी हैं, तो इसमें से सभी सतह इसका एक जैसी नहीं है, क्योंकि आमने सामने के इसमें सतह एक जैसी होती हैं और इसमें नहीं होती हैं, इसमें भी नहीं होती है त्रिभुजाकार प्रिज्म में। और वर्ग वाले में जो घन होता है, ठीक, उसमें क्या होते हैं, चारों जो सतहें होती हैं एक जैसी ही होती हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जब समूह में विद्यार्थियों की लंबाई नापने को कहा गया तो समूह 1 जिसमें 4 विद्यार्थी थे को निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। निर्मल दिनेश से 8 सेमी लंबी है, सीमा सेल्मा से 4 सेमी छोटी है और दिनेश सीमा से 2 सेमी लंबा है। यदि सेल्मा 138 सेमी लंबी है तो निर्मल की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम सेल्मा की लिख लेते हैं। सेल्मा कितनी मीटर लंबी है, सेंटीमीटर, 138 सेमी लंबी है। अब इसी के आधार पर हम पढ़ते हैं पूरे क्वेश्चन को। अब सेल्मा कहाँ है, सेल्मा यहाँ पे एक जगह और दिखी हमको, इसके आधार पर हम सीमा को निकाल लेंगे। सीमा सेल्मा से 4 सेमी छोटा है, तो हम क्या कर दिए, सीमा लिख दिए। अब इससे 4 सेमी छोटा का मतलब कितना हो जाएगा, 134, ठीक। अब सीमा से रिलेशन किसका है भैया, दिनेश का है। दिनेश सीमा से 2 सेमी लंबा है, तो भैया यहाँ दिनेश आ गए। 2 सेमी लंबा का मतलब 136। अब दिनेश से रिलेशन किसका है भैया, निर्मल का है। निर्मल दिनेश से 8 सेमी लंबा है, तो यहाँ निर्मल हो गए 8 सेमी लंबा, तो 36 8 कितना हो गया, 144, ठीक। तो निर्मल की लंबाई क्या होगी यही बताना था, कितना होगी, 144 सेमी होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो गया। बस स्टेप बाय स्टेप हम करते गए, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। संख्या 9,19,90,099 को अंकों में इस प्रकार लिखा जा सकता है। 9,19,00,000, 9 करोड़, ठीक है, 19,00,000, 90,099, 9,19,90,099। अब यही हमको चेक करना है किस में है, 9,19,90,099। ऑप्शन बी क्या हो गया, एकदम करेक्ट हो गया, ठीक है।
ऐसे भी करके देख सकते हैं आप। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़, 19 लाख, 90,000, 99। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कोणों के बारे में कौन सा सही है? त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। एकदम गलत। कितना होता है? 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोण का योग। ठीक, एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से कम होता है। ये भी गलत। कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से अधिक होता है। ये भी गलत। कितना होता है? 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। त्रिभुज से सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये क्या होगा? ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 11 लीटर 370 ml सेब का जूस, 8 लीटर 490 ml संतरे का जूस और 3 लीटर 150 ml जल को मिलाया। तैयार मिक्सचर को 950 ml क्षमता की छोटी छोटी बोतलों में भरा गया। इस मिश्रण को कितनी छोटी बोतलों में भरा जा सकता है और शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी हमको बताना है। मतलब टोटल बोतल में कितना आएगा और जो शेष बचेगा उसको भी बताना है हमको। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिक्सचर ज्ञात कर लेंगे। टोटल मिक्सचर कितना है तो हमको पता होता है। जो भी दिया है लीटर में उसको ml में चिन्ह करेंगे। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml। तो सेब का जूस कितना ml हो जाएगा? 11 लीटर है तो 11,000 ml प्लस 370 कितना हो जाएगा? 11,370 ml। संतरे का 8,490 ml और जल का, जल कितना है? 3 लीटर 150 ml तो कितना हो जाएगा? 3,150 ml। जोड़ देंगे। 0, 916, 16 5 21 की 1 हाथ में लगा 2, 4 3 7 1 8, 8 2 10 की 0 हाथ में लगा 1, 8 1 9 3 12 1 13 1 1 2, कितना आया? 23,010 ml। 23,010 ml। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम 950 ml का भाग देंगे किसमें? जो ये मिक्सचर आया, टोटल मिक्सचर जो आया है इसमें हम भाग देंगे 950 ml का। तो हम भाग दे रहे हैं 23,010 में 950 का। तो 0 से 0 काट के हम करते हैं, पहले 95 से भाग देते हैं। कितने बार जाएगा? 2 बार। 95 दूनी 190, 0, 13 में से 9 हो गया 4, यहाँ पे 2 में से ख़त्म हो जाएगा, मतलब 1 बचेगा। अब 1 उतारेंगे। अब कितने बार जाएगा? 9 चौक 36, 4 बार, 4 पचे 20 और 4 9 36, 36 2 38, 1 10 में से 8 गया 2, ख़त्म। ठीक, 1 0 यहाँ बचा था, 0 उतार देंगे, 1 0 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0 लगाने के बावजूद भी आपका यहाँ पे 0, यहाँ 0 नहीं आएगा। ठीक, कितना हो गया? 24 लीटर 200, 2 0 बढ़ेगा ना। ठीक है, अब बोला क्या है? एक मिश्रण में कितनी बोतलों में भरा जा सकता है, तो इस मिश्रण की मात्रा कितनी होगी हमको ये बताना है। तो कितना हो जाएगा? 24 लीटर 210 ml। ठीक, कट गया पूरा यार, फिर से देख लीजिए कितना आया था टोटल मिक्सचर? 23,010। इसको मैंने किससे भाग दिया? 950 ml से। कितना आया? भागफल कितना आया था? 24 और शेषफल 210। ठीक है, 24 लीटर 210 ml। 24 लीटर जो भागफल है क्या होगा? 950 ml जो क्षमता वाला बोतल है उसमें पूरी तरह से भरा जा सका 24 बोतलों में। 24 क्या है? बोतलों की संख्या है।
तो 24 बोतलों में कितना लीटर भरा जा सकता है ना। हाँ, मतलब कि 950 ml किसके बराबर 24 लीटर बोतलों में, मतलब 24 लीटर हो जाएगा। और 210 ml, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई 210 ml, 24 लीटर 210 ml। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 791 का एक गुणनखंड है, 1317 का एक गुणज है, 21 7 का एक गुणज है। ऑप्शन ए और बी, ए और सी, बी और सी, ए बी और सी। तो गुणनखंड 91 का है, सही है। 1317 का गुणज है, ए भी सही है। 21 7 का गुणज है, ए भी सही है। ठीक, तो ऑप्शन ए बी और सी का हो जाएंगे, मतलब सही हो जाएंगे एकदम तीनों। ठीक, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अक्षरों के उस समूह को चुनिए जिसमें कोई भी रैखिक सममिति नहीं है। आ गया ना, हमको बताना है कि रैखिक सममिति नहीं है। अब जस्ट इसके पहले मैंने बताया था रैखिक सममिति क्या होता है, कि जो दो समान भागों में बांट सके। ऑप्शन डी एक्स वाई जेड। अब हमको बताना है कि जो समूह दिए गए हैं डी ई एफ जी, इसमें से किस ऑप्शन में कोई भी रैखिक सममिति वाला गुण नहीं है। एक्स वाई जेड, तो एक्स में होता है, क्या होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रैखिक सममिति दोनों होते हैं। ठीक, एक्स ऐसे बन रहा है ना, ठीक, मान लीजिए ऐसे बन रहा है, हम इसको ऐसे काट देंगे तब पर भी बराबर भाग में बटेगा, ऐसे भी काटेंगे तब पर भी बराबर भाग में बटेगा। वाई में सिर्फ क्या होता है, एक होता है जो लंबवत, इसको ऐसे जो काटता है वो होता है लंबवत, जिसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। जेड में कोई रैखिक सममिति नहीं होती है। ठीक है ना, जेड में कोई रैखिक सममिति नहीं होती है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी क्यू और आर, इन तीनों में कोई रैखिक सममिति नहीं होती है। एबीसी में क्या होता है, एबीसी में ए में लंबवत होता है, बी में क्षैतिज होता है, बीच में से जो काटता है इधर। ठीक, सी में क्षैतिज होता है, एम में लंबवत होता है, ऐसे बीच में से काटेगा। एन में कोई रैखिक सममिति नहीं होती है। एन में क्या होता है, कोई रैखिक सममिति नहीं होती है। ठीक, ओ में दोनों होता है, ऐसे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों हो सकता है। तो पूछा था कि किस ऑप्शन में या किस समूह में कोई भी रैखिक सममिति नहीं होती, हमको ये बताना है। तो पी क्यू आर में कोई रैखिक सममिति नहीं होती। इसी प्रकार एच पूछ देगा। ठीक है, एच में भी क्या होते हैं, दोनों होता है, दो रैखिक सममिति होती हैं, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। ठीक, तो ऐसे ही ए बी सी डी देकर आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ये बताना होगा। तो इसको मान लीजिए क्या आपके लिए क्या हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे जो क्वेश्चन हैं कवर हो गए हैं। एक्स वाई जेड कवर हो गया, पी क्यू आर कवर हो गया, ए बी सी कवर हो गया, एम एन ओ कवर हो गया, मैंने एच बता ही दिया। ठीक, ए एम भी हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मीना अपने घर से 7 बजे निकलती है और 8:07 बजे स्कूल पहुंचती है। जॉस को स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट ज़्यादा लगते हैं। यदि जॉस स्कूल 8:13 बजे पहुंचा तो वह घर कितने बजे निकला। ठीक है, तो मीना के देख लेते हैं। मीना अपने घर से 7:25 बजे निकलती है और 8:07 बजे स्कूल पहुंचती है। ठीक, तो कितना मिनट टाइम लग जाएगा उसको पहुंचने में, 8:07 और यहाँ 7:25। ठीक है, एक घंटा इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 7:67। ठीक है, तो 7 में से 5 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, 42 मिनट किसको टाइम लगता है, मीना को लगता है स्कूल पहुंचने में।
अब कह रहा है जास को स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट अधिक लगता है। तो जास को कितना मिनट अधिक लगता है? 7 मिनट। तो 42 7 49 मिनट। यदि जास स्कूल से 8:13 पहुंचे तो वह घर से कब निकला था? तो हम क्या करेंगे, 8:13 पे पहुंचा। अब देखिए यहाँ पे हम इसी से लगाएंगे, कितने अंतर पे पहुंचा? 6 मिनट के अंतर पे पहुंचा था। मीना अपने घर से इतने निकलती कब पहुंचती है? 8:07 पे, और जॉस 8:13 पहुंचता है। तो कितने मिनट कम लग रहे हैं? 7 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो इससे क्या होगा? 6 मिनट कम। तो हम क्या करेंगे, 49 में से 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 43। अब हम क्या करेंगे, 8:60 से 43 में से घटा देंगे 43 मिनट। अब यहाँ पे कितना है? 42। ठीक, 42 मिनट था। तो इसको निकलने में कितना? 7:25 लग रहे थे। यहाँ पे 43 है, तो हम क्या करेंगे, 1 मिनट और घटा देंगे। 7:25 में से 1 मिनट और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7:24 मिनट। 7:24 पे क्या होता है, जॉस अपने घर से निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, 7:24। ठीक, थोड़ा सा पेचीदा मैंने बता दिया, फिर से देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, मीना से कंपेयर करेंगे। ठीक है, मीना 7:25 पे स्कूल से घर से निकलती है और स्कूल कब पहुंचती है? 8:07 पर स्कूल पहुंच जाती है। तो इसको यहाँ तक पहुंचने में कितना मिनट लग रहा है? 42 मिनट लग रहा है। ठीक है, यदि जॉस स्कूल 8:13 बजे पहुंचा तो वह घर कितने बजे, मतलब पूछ रहा है वह घर से कितने बजे निकला? ठीक, कब पहुंचा था? 8:13। तो मीना से कितना मिनट लेट पहुंची? इसके हिसाब से 8:07 पहुंचती है और 8:13 पहुंचती है, तो 6 मिनट लेट पहुंची है। ठीक, और कितना कर रहा है कि जॉस को स्कूल पहुंचने में मीना से 7 मिनट ज़्यादा लगता है। तो इसके हिसाब से 6 मिनट रहा है और यहाँ पे 7 मिनट है। तो कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। तो इसमें भी 1 का अंतर कर देंगे, 42, 1 जोड़ देंगे। 6 + 1 का अंतर है, तो इसमें +1 कर देंगे। कितना मिनट ज़्यादा लग रहा है? 43। इसी प्रकार +1 इसमें भी कर देंगे, जो यहाँ पे है सुबह वाले में, +1 -1 करेंगे तभी 43 होगा ना। तो इसमें से हम 7 -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7:24 तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नहीं तो आप घटा भी सकते हैं कि जैसे मैंने पहले बताया था उस हिसाब से कि इसको कितने लग रहे हैं? 42 मिनट। अब कह रहा है जॉस को स्कूल पहुंचने से मीना से 7 मिनट ज़्यादा लग रहा है। 42 7 कितना हो गया? 49 मिनट। यदि जॉस स्कूल 8:13 बजे पहुंचा तो वह कितने बजे घर से निकला था? हम क्या करेंगे, 8:13 से 49 मिनट घटा देंगे। ठीक है, 49 मिनट घटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, अब घटेगा नहीं तो यहाँ पे 7 करेंगे और 60 प्लस इधर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 7:60 10 70 73 मिनट। ठीक, इसमें से 49 को माइनस कर देंगे। 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 गया 2, 7 उतार देंगे, आ गया 7:24। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो गया। ठीक, तो सबसे तरीका हमको लग रहा है कि लास्ट वाला जो अभी बताए हैं यही चीज़ है। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं माइनस करे हैं। ठीक, 7:24। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी मैं 2023 का जो पेपर हुआ था, उसको भी सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिएगा। थैंक यू।